हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 3, दैट इज माइंडफुल ईटिंग ए पार्ट टू ए हेल्दी बॉडी। तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है उचित आहार, और ए पार्ट टू ए हेल्दी बॉडी का मतलब स्वस्थ शरीर का आधार। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बिना ढूंढे पूरे सभी चैप्टर का सॉल्यूशन एक ही जगह आपको आसानी से चैनल पेज पे जाके मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सुभाषित के एक श्लोक से। तो जो है कौरुक 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 हितभुक मितभुक ऋतुभुक। ठीक है, सुभाषित जैसे कि मैंने बताया था दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। सु का मतलब होता है अच्छी तरह, और भाषित का मतलब होता है कहा गया। तो ये श्लोक हैं जो कि हमारे संस्कृत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें सुभाषित, ये छोटे छोटे सुभाषित का मतलब कि बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात को कह देना अच्छे तरीके से। तो इसलिए देखिए छोटा सा है, बट इसका मीनिंग देखिए आप नीचे कितना बड़ा है। तो ये इसका जो मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। हु इज हेल्दी, हेल्दी कौन है? हु इज हेल्दी, हेल्दी कौन है? अगेन हु इज हेल्दी, जो तीनों कोरुक कोरुक कोरु के बोला गया है। वन हु ईट फूड दैट इज होलसम in moderate quantities and appropriate for the season, time and place। तो देखिए वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है वह क्या है? निरोगी है। ठीक है, निरोगी मतलब जिसको कोई रोग नहीं है। तो इसलिए आपको खाना जो है वो समय और स्थान के साथ साथ उचित मात्रा में लेना है और पौष्टिक आहार लेना है आपको। तो ये इतना बड़ा इसका ये मतलब है जो ऊपर ये बताया गया है। तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। देखिए आपके सभी के स्कूल में भी नोटिस बोर्ड होगा, वहाँ पे डेली का थॉट ऑफ द डे लिखा होता होगा। तो मेदू और मिष्टी भी क्या करते हैं? डेली अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड से थॉट ऑफ द डे को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। टुडेज थॉट अनेन जतानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। तो जो आज का लिखा हुआ है ये थॉट अनेन जतानी जीवंती, ये उनको उत्सुक कर देता है पढ़कर इसका अर्थ जानने के लिए कि इसका अर्थ है क्या। तो मिष्टी टेल में डू दैट इट इज ए संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव लाइफ टू लिविंग बींग्स। तो संस्कृत सेइंग मतलब ये संस्कृत का एक श्लोक है, सूक्ति है, जिसका मतलब है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। तो फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। तो चलिए अब इस जो ये सूक्ति या श्लोक कहा गया है इसके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो फर्स्ट है वाई डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। तो ये एक्टिविटी 3.1 है। लेट अस रिकॉर्ड, आइए इसको रिकॉर्ड करें। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम सभी डेली आहार खाते हैं, अपना फूड खाते हैं। फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो ये फूड क्या है? हमारे डेली लाइफ का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, अनिवार्य घटक। लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम ओवर द वीक इन टेबल 3.1। देखिए पूरे सप्ताह में प्रतिदिन आप जो जो खाते हो उन सभी फूड्स के नाम आपको नीचे टेबल में रिकॉर्ड करने हैं। तो ये आपको टेबल दी गई है, इसमें आप रिकॉर्ड करिए डे वाइज।
कि आप किस किस दिन क्या क्या खाते हैं। अब देखिए, व्हाट ऑब्जर्वेशंस यू कैन मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1। अब आपने जो पूरे का पूरा डाटा इसमें फिल किया है टेबल में ऊपर, इसके आधार पर आपको जो आप फूड खा रहे हो उसके संबंध में क्या विशेष बात ध्यान में आती है। ठीक है, डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइसेस वेरी। तो क्या आप प्रत्येक जो भी जिस टाइम भी आप खाना खा रहे हो एक जैसे ही खाना खा रहे हो, या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है, वेरी कर जाती है। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाई योर फ्रेंड्स। अब अपनी जो आपने लिस्ट प्रिपेयर की है अपने फ्रेंड की लिस्ट के साथ इसको कंपेयर करिए। फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। देखिए, जो आप खाते हो और आपका फ्रेंड खा रहा है उसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनको आप देखिए। व्हाट डिड यू फाइंड, तो आपको क्या मिलता है, आप क्या पाते हैं। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक्स। अब जो भी आपको अलग दिखता है या सेम दिखता है उसको आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ए वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप और आपका फ्रेंड जो खाना खा रहे हो उसमें काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी वेराइटी है, मतलब विभिन्नता है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश के सभी स्टेट्स में खाने में ऐसी ही डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो चलिए इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं फूड इन डिफरेंट रीजन्स के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या खाना है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब जो भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले फूड और उगाई जाने वाली फसलों के आप प्रकार का पता लगाइए कि कितनी तरह की फसलें उगाई जाती हैं, किस किस तरह का खाना वहाँ खाया जाता है ट्रेडिशनली। यू मे रेफर टू बुक इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड नेबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इस सब चीज़ों के लिए जो आप ये जानकारी इकट्ठा करोगे इसके लिए किस किस चीज़ का यूज कर सकते हो। आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी से बुकें ले सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, अपने मित्रों से, परिवारजनों से या पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। इन टेबल 3.2 ऐड मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्ट डाटा। अब जो टेबल 3.2 है आपके पास में, ठीक है, इसमें भारत के आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से डाटा को कलेक्ट करिए और फिल करिए। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, जैसे कि सम ट्रेडिशनल फूड आइटम इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे पंजाब में क्या खाते हैं लोग, मेजा, मक्का, वीट, चिकपी और पल्स। तो उनका ट्रेडिशनल फूड क्या है, ये तो उनकी लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं, सॉरी। अब जो ट्रेडिशनल फूड है वो है मक्का दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, यही सब खाते हैं ना पंजाबी लोग। और बेवरेजेज में क्या पीते हैं, लस्सी, छाछ जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, मिल्क और टी। अब इसी तरह दूसरी स्टेट है कर्नाटका, वहाँ पे क्या क्या उगाते हैं लोग, लोकली ग्रोन राइस उगाते हैं, रागी उगाते हैं, उड़द उगाते हैं और कोकोनट उगाते हैं। और ट्रेडिशनल फूड क्या क्या है आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, इडली डोसा, खाया भी होगा बहुत ने। इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी मुडे, पलिया, रसम, राइस। तो ये कर्नाटक की ट्रेडिशनल डिशेस हैं। अब वो उनकी बेवरेजेज क्या क्या हैं, बटर मिल्क ये कॉमन है, कॉफ़ी, टी भी सब जगह कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेट और दी गई है मणिपुर, जहाँ पे राइस उगाते हैं लोग, बम्बू उगाते हैं और सोयाबीन। और खाते क्या क्या है, राइस खाते हैं, इरोम्बा इसकी चटनी बना के खाते हैं, उट्टी येलो पीज एंड ग्रीन ओनियन करी बनाते हैं, सिंगजू और कंगसोई। तो ये सारे उनके ट्रेडिशनल डिशेस हो गई। और बेवरेजेज क्या है उनकी, ब्लैक टी, वो ब्लैक टी पसंद करते हैं, जबकि
बाकी जगह लोग दूध डाल के टी पसंद करते हैं। तो और अदर स्टेट्स में आप स्टेट्स का आप ऐसे ही डाटा बनाएंगे, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जितनी भी स्टेट्स हैं आप जितना ट्राई कर सकते हो उतना अच्छा है। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे लोग क्या क्या खाते हैं। ये जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है, आपको लगता होगा कि ये हम क्यों करें, बट इससे आपको इंडिया के कल्चर, इंडिया की हेरिटेज, इस सब चीज़ों के बारे में और लोगों के बारे में, रहन सहन, खान पान के बारे में पता चलता है। Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? तो हम देश के अलग अलग अपने स्टेट्स में जो लोग ट्रेडिशनल फूड खाते हैं उसमें हमें क्या है, विविधता दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों है, देखो दिख रही है ना ऊपर टेबल से ही आपको। तो एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल। तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसका आप विश्लेषण कीजिए। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स। अब देखिए क्या कई स्टेट्स में ऐसे फूड हैं जो समान है, कॉमन है, जो सभी जगह खाए जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, इनकी आप लिस्ट बनाइए। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स वाइल सम आर ईटन ओनली इन ए पर्टिकुलर स्टेट। तो आप क्या पाएंगे, क्या फाइंड करेंगे कि कुछ आइटम सभी जगह कॉमनली खाए जाते हैं सभी स्टेट्स में, जबकि कुछ केवल कुछ ही स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट्स में खाए जाते हैं। तो व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स। तो अब आपको, तो आप अब जो वहाँ पे लोकली ट्रेडिशनल फूड है और जो वहाँ पे लोकल फसलें उगाई जा रही हैं उसमें आपको क्या मतलब क्या रिलेशन मिल रहा है, आप क्या रिलेशन पा रहे हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रोन इन द स्टेट। तो आप देखेंगे कि जो वहाँ के ट्रेडिशनल फूड हैं वो जो क्रॉप्स वहाँ पे होती है उसी के आधार पर बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्टेट में जो फसल उगाई जाती है उसी फसल के बेसिस, उसी के बेसिस पे वहाँ के ट्रेडिशनल फूड हैं। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सोयल एंड क्लाइमेट टाइप्स। तो भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है जहाँ डिफरेंट टाइप्स की सोयल और क्लाइमेट पाया जाता है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सोयल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब देखिए जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह की मिट्टी है, अलग अलग तरह की क्लाइमेट्स है, क्लाइमेट कंडीशंस हैं, तो इसलिए यहाँ पे फसलें भी अलग अलग तरह की उगाई जाती हैं हर जगह। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preference, culture and traditions. देखिए भारत के अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, जो वहाँ के खाने की प्रवृत्ति है फूड की, तो वो उस स्पेशल जोन में, रीजन में जो फसलें उगाई जाती हैं, खेती की जाती हैं, उनके हिसाब से, या जो स्वाद की उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से, या उनकी संस्कृति है और उनकी जो परंपराएं हैं, कल्चर, ट्रेडिशंस हैं, उसके हिसाब से वो अलग अलग हो सकती हैं। नाउ कम टू हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। तो समय के साथ साथ जो भोजन के पकाने की पद्धतियां हैं वो कैसे परिवर्तित हुई, कैसे चेंज हुई। यू हैव लर्नड दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। तो आपने अभी ऊपर देखा है, पढ़ चुके हो कि हर स्टेट्स में खाना खाने की, खान पान की आदतें अलग अलग हैं। आवर फूड चॉइस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। और हमारे जो भोजन के तरीके हैं, बनाने के तरीके, वो एक दूसरे से भी, भोजन और भोजन बनाने के तरीके एक दूसरे से अलग अलग हैं। हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। तो क्या हमारे जो खान पान की आदतें हैं फूड की और खाना पकाने की हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है, ये परिवर्तित हो गई है। क्या ये परिवर्तित हो गई, चेंज हो गई है टाइम के साथ साथ। एक्टिविटी 3.3 लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। तो आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। इसको प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। अब आपके पास में जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धजन हैं, उनसे आप खान पान की आदतें और भोजन बनाने के डिफरेंट जो
प्रैक्टिसेस थी, खाना बनाने की पद्धतियाँ, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। क्वेश्चन बनाइए। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस। तो आप क्या क्या पूछ सकते हैं उनसे। यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। तो किस तरह का खाना आप अभी भी खा रहे हैं और क्या नया खाने लगे हैं। तो व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर ए टाइम। तो पिछले कुछ वर्षों में जो खाना पकाने की तरीके थे उनमें क्या चेंजेज आए हैं। व्हाट हैज़ कोज दिस चेंजेस, और ये बदलाव किस कारण आए हैं। कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड। तो अब इन क्वेश्चन के बेस पे आप किसी भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आप इंटरव्यू लीजिए, ठीक है, उनसे पूछिए, सारी चीज़ें आप पता करिए। देखिए जैसे पहले चूल्हा था, अभी क्या आ गया, मॉडर्न गैस स्टोव आ गया। चूल्हे में लकड़ियाँ जलाते थे, धुआं होता था, अभी धुआं भी नहीं होता और ना लकड़ी जलाने की ज़रूरत पड़ती। पहले क्या सिलबट्टा था जिस पे हम स्टोन ग्राइंडर जिस पे पीसते थे किसी भी चीज़ को, अभी क्या आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया। तो आपको चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। वाट आर योर फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यू यू कंडक्टेड। तो आपने जो उनका इंटरव्यू लिया उससे आपने क्या पाया, क्या आपको मिला। कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड culinary practices हैव चेंज ओवर टाइम। तो कुकिंग प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, culinary प्रैक्टिस भी बोलते हैं, जो कि समय के साथ साथ बदल गई है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices। तो जो पुरानी पत्तियाँ थी और जो अभी की पत्तियाँ हैं आधुनिक मॉडर्न, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग ए चूल्हा, जैसे कि ऊपर आपको दिखाया गया जिसमें लकड़ी जलाई गई है। नवेडेज मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग ए मॉडर्न गैस स्टोव। तो अभी हम किससे खाना बना रहे हैं, मॉडर्न गैस स्टोव पे सब खाना बना रहे हैं, पहले चूल्हे में खाना बनाते थे। तो जो कि टोटली डिफरेंट है। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग ए सिलबट्टा। पहले कोई चीज़ ग्राइंड करनी होती तो उसको सिलबट्टा पे मैनुअली ग्राइंड करते थे। नाउ दीज डेज वी यूज एन इलेक्ट्रिक ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। तो हमें कुछ भी चीज़ ग्राइंड करनी होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, जो उसने हमारा काम आसान कर दिया। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। तो इसके अलावा भी और कौन कौन से खाना बनाने के या ग्राइंडिंग करने के तरीके हैं उनका आप पता लगाइए। वाई हैव दीज culinary प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। तो अब समय के साथ साथ जो ये culinary प्रैक्टिसेस हैं इसमें चेंज कैसे हुए, क्यों हुए। दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच ए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। तो इन परिवर्तनों के जो मेन रीजन्स हैं वो क्या क्या है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन है, बेहतर परिवहन है, और बेटर कम्युनिकेशन, बेहतर संचार के साधन हो सकते हैं इन सब का चेंजेज का बेस। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब जो भोजन हम खाते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं या उसके घटक क्या क्या हैं। तो मेडू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन देयर स्कूल। अब जो मेदू और मिष्टी हैं वो दोनों के दोनों उनके स्कूल में एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल चल रहा है, उसमें विजिट करते हैं। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी, मतलब स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। ये उस ट्रेडिशनल फेस्टिवल की थीम है। द फेस्टिवल फीचर वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। तो इस फेस्टिवल में डिफरेंट टाइप्स के जो डिशेस हैं उनको प्रदर्शित करते हुए डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं।
वेरियस स्टॉल लगे हुए हैं। डॉक्टर पोशिता, ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक्सप्लेन टू स्टूडेंट दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। अब डॉक्टर पोशिता जो कि एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, यानी कि पोषण विशेषज्ञ है, अब वो बच्चों को कि स्वस्थ ही परम धन है, हेल्थ इज अ अल्टीमेट वेल्थ है, इसके बारे में उनको बता रही हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में ये बोला भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है पासो माया। तो सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया, मतलब आपका शरीर स्वस्थ है तो ये आप सबसे ज़्यादा सुखी हो। दूसरा आपके पास है पैसा है तो वो सेकेंडरी पे है, बट प्राइमरी सुख में आपका खुद का हेल्थ है। Now let us understand what Dr. पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। तो अब जानते हैं चलिए कि डॉक्टर पोशिता ने जो ये स्टेटमेंट दी है उसका मतलब क्या है। हैव यू एवर मिस ए मील? क्या आपने कभी किसी समय का खाना मिस किया है या बिना खाए आप किसी समय रहे हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस ए मील? तो जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? जब आप कभी फास्ट रखते होंगे तो फास्ट में देखिए आपको कैसा फील होता है, उस टाइम पे आप खाना मिस कर देते हैं। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। देखिए जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो हम कैसा थका हुआ और लेस एनर्जेटिक मतलब कम ऊर्जावान महसूस करते हैं। वाई डू यू थिंक ए मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए रेस? अब देखिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो एक मैराथन को दौड़ने वाला होता है रेसर, वो दौड़ के समय और उसके बाद ग्लूकोज वाला पानी क्यों पीता है? तो देखिए उसके पीछे क्या रीजन है, इसको जानेंगे। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज क्या हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारी डाइट में प्राइमरी सोर्स होते हैं, एनर्जी के प्राथमिक सोर्स, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। Cereals like wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potato and fruit like banana, pineapple and mangoes are some source of carbohydrates. अब देखिए विभिन्न प्रकार के सीरियल्स जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेजे मक्का हो गई, वेजिटेबल्स में पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, फ्रूट्स में जैसे बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया और मैंगो हो गया, ये कुछ सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट के, जो हमें कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को खाने से प्रोवाइड कराते हैं। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज आल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जो कॉमन शुगर आप घर में यूज करते हो, चीनी, वो क्या है? वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? अब देखिए सर्दियों में लगभग सभी के घरों में लड्डू बनते हैं, तो इसको आप अपना एक ट्रेडिशनल फूड के रूप में खाना क्यों पसंद करते हैं हम सर्दियों में लड्डू? बेसन और व्हीट, फ्लोर एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू अमंग विद गोंद, इडेबल गम, नट्स एंड सीड्स। तो अब लड्डू के बारे में बताया है कि लड्डू में कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें बेसन होता है, आटा होता है, बेसन हो गया, आटा हो गया, और घी होता है, ठीक है। और उसमें गोंद भी डालते हैं कई बार, गोंद ये इडेबल गम होता है, नट्स होते हैं और सीड्स होते हैं। सीड्स इन द सेंस मतलब अलग अलग तरह के मेवे जिनको आप बोलते हो, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, खरबूजे की गिरी हो गई, या और कोई ऐसा सीड हो गया जिसको आप मेवा में काउंट करते हो। घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर द अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड
फैट। तो आप एक ने देखिए, पहले आपने एक पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, अब घी के बारे में बात करते हैं कि ये इनमें फैट होता है, एक तरह का फैट है ये, जो घी होता है या किसी और कोई ऑयल होता है, ठीक है, जैसे नेचुरल ये आपके कोई भी ऑयल हो गए, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, इनमें सब में क्या होता है, फैट होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसको फैट कहते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। तो फैट के जो सोर्स हैं वो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स एंड आलमंड्स आर सीड्स सच एज पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम सोर्सेस ऑफ फैट। देखिए, क्योंकि जितने भी बीज होते हैं, आपको मैं बता दूं, हर बीज में से ऑयल निकलता है। तो जब उनमें ऑयल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें फैट प्रेजेंट है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो नट्स होते हैं, ग्राउंड नट हो, चाहे वो ग्राउंड नट हो, वॉलनट हो, कोकोनट हो, आलमंड हो, या सीड्स हो कोई, जैसे कि पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ये सभी फैट के सोर्सेस होते हैं। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो अब जो फैट होते हैं वो उनमें एनर्जी रहती है, वो एनर्जी के स्टोर्ड एनर्जी के पूरे सोर्स स्रोत हैं एकदम से। तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो फैट प्रोवाइड कराता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है, यस माई ग्रांडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। ठीक है, तो जो लड्डू खाने से हमारी बॉडी को क्या क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं क्योंकि उसमें घी और नट्स होते हैं। तो आपको, आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे काम करता है, फैट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आपको पता चल गया होगा, और किन में कार्बोहाइड्रेट होता है और किन में फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। तो जो हम डिफरेंट तरह के अलग अलग काम करते हैं, गतिविधियां करते हैं, उनके लिए हमें, हमारी बॉडी को ऊर्जा कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। देयरफॉर दे आर कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को किसी भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब आप और कई सारे ऐसे भोजनों को, ऐसे फूड आइटम को आइडेंटिफाई करिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये सम सोर्सेज ऑफ फैट दिए गए हैं आपको कि किन किन चीज़ों में फैट होता है। कर्ड, आलमंड, कैश्यू नट, सीसम सीड, सोयाबीन, ग्राउंड नट, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, पिस्ता, बटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितने भी ये सीड्स होते हैं सब में ऑयल होता है, तो वो तो फैट का अल्टीमेटली सोर्स हो ही गए। उसके अलावा घी हो गया आपका, बटर हो गया, और कर्ड हो गई, कर्ड में भी आपका फैट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है पोलर बियर, इससे आप ये, इसको सभी आप जानते हैं। तो पोलर बियर्स एक्यूमुलेट ए लॉट ऑफ फैट्स अंडर देयर स्किन। तो पोलर बियर जो होते हैं अपनी स्किन के अंदर वे बहुत सारा फैट इकट्ठा करके रखते हैं। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स। अब ये फैट इनको क्या, एक एनर्जी का के सोर्स की तरह काम करता है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। तो देखिए सर्दी, लंबी सर्दियों की नींद की अवधि, ठीक है, जब ये महीनों महीनों लंबे सर्दियों में सो जाते हैं, तो उस समय में अगर हम सो भी रहे हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो जो इसके बॉडी में फैट जमा होता है उस फैट से इसको ये एनर्जी मिलती है, जो कई महीनों तक इसको सफिशिएंट होती है। नो, अब इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन के बारे में आपने सबने सुना होगा, अब जान भी लेते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो प्रोटीन्स आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन भी हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण भाग है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो दूध के उत्पाद, दूध या उसके उत्पाद और दालें हैं, वो हमारे प्रोटीन के लिए अच्छे सोर्स हैं।
स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन्स इन लार्जर क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। देखिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको अपनी मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो जो लोग होते हैं वो प्रोटीन कहाँ कहाँ से लेते हैं? पौधों से भी लेते हैं और एनिमल्स से भी लेते हैं। सम एक्सलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स। तो जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वे दालें हैं, फलियां हैं, मटर हैं और नट्स मतलब मेवे। नट्स में सारे आ गए आपके आलमंड, केशू, ये सब जितने भी नट्स होते हैं आपके, पिस्ता। तो प्लांट सोर्स की तो आपने बात कर ली, अब एनिमल सोर्स की बात करते हैं प्रोटीन के। एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर मिल्क। एनिमल सोर्स है ना मिल्क, तो एनिमल से मिलता है हमें। पनीर मिल्क से बनता है, एग भी एनिमल से मिलता है, फिश एंड मीट। तो आपको एनिमल सोर्सेस कौन से हैं? दूध है, पनीर है, अंडा है, मछली है और मीट, मांस है। प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन युक्त जो भोजन होते हैं, प्रोटीन समृद्ध भोजन जो होते हैं, वो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं, बड़ा करते हैं और उसकी रिपेयर भी करते हैं टिश्यूज़ की। दीज आर देयर फॉर कोल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ये हमारी बॉडी को तंदुरुस्त करते हैं, बड़ा करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया कि व्हाट आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स? दैट इज प्रोटीन। तो ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन के कुछ सोर्स दिखाए गए हैं, जैसे मूंग दाल, तूर दाल, किडनी बीन्स होती है आपका सोया, ये राजमा, क्योंकि वो किडनी की तरह शेप में होता है इसलिए इसको किडनी बीन्स बोलते हैं। ग्राम चना हो गया, पीज मटर हो गई, सोयाबीन होते हैं छोटे छोटे दाने, आपने देखे होंगे। ये चिकन हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग्स हो गए और फिश हो गई। तो ये सारे आपके सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स हैं। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोइंग चिल्ड्रंस कौन से होते हैं। जैसे कि आप अभी जिस एज में हो, आफ्टर 6 और 7 ईयर्स, तो आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हो गए। अब आपकी जल्दी जल्दी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, आपकी बॉडी मसल्स बढ़ेंगी, तो आपकी बॉडी फास्ट ग्रो करेगी अब। और स्पेशली जब आप 11-12 ईयर्स के हो जाओगे, उसके बाद से लेके जो आपकी एडोलसेंस एज होगी उसमें आपकी ग्रोथ और फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि जो बढ़ती उम्र के बढ़ते बच्चे, उनके ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और उनकी वृद्धि के लिए जो उनका फूड है उसमें राइट अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए। राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट? तो जो ऊपर आपको फूड कंपोनेंट दिखाए गए हैं पूरे, दाल वगैरह, एग, मिल्क, इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट आपके डेली डाइट के पार्ट हैं? अब आप देखिए, आप क्या आपको जितना प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी को, राइट अमाउंट में प्रोटीन आपको मिल रहा है? नहीं। हैव यू एवर सीन मशरूम? क्या आपने कभी मशरूम को देखा है? ऑब्वियसली आपने सबने देखा होगा। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मोस्ट प्लेसेस। तो ये कहाँ पे? अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों में उगते हैं, जहाँ पर अंधेरा और नमी हो। एडेबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मशरूम भी दो तरह की होती है, एक जंगली मशरूम होती है, एक एडेबल खाने वाली मशरूम होती है। जंगली मशरूम जहरीली भी होती है, उसको खा के डेथ भी हो सकती है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सी एडेबल मशरूम है और कौन सी जंगली मशरूम है। तो जो एडेबल मशरूम होती है वो अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का। तो आपको एक चीज़ और पता चल गई कि मशरूम भी प्रोटीन का गुड सोर्स है। नाउ व्हाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड इन अवर डेली डाइट? अब आपको क्या लगता है कि जो हमारा डेली डाइट है उसमें फ्रूट भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए और प्लांट बेस्ड फूड भी होने चाहिए। ठीक है, तो इनको सबको ऐड करने की हमें एडवाइस क्यों दी जाती है, सलाह क्यों दी जाती है कि आपके खाने में सारी चीज़ें
होनी चाहिए फ्रूट वेजिटेबल्स और प्लांट बेस्ड फूड डेली डाइट में। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। तो देखिए अब नीचे जो 2 केस दिए गए हैं उनको पढ़कर हम क्या जानेंगे कि जो और कई सारे फूड कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, उनके इम्पोर्टेंस को जानेंगे कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे ये ज़रूरी होते हैं। तो केस 1 पढ़ते हैं। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में, ड्यूरिंग लॉन्ग voyages, sailor often suffered from bleeding and swollen gums। तो जो सेलर होते थे वे लंबी लंबी यात्राएं करते थे, क्योंकि उस टाइम में जो शिप्स होते थे वो बहुत धीरे धीरे चलते थे। तो अक्सर उनके मसूड़ों में क्या होता था, गम्स में ब्लड आने लगता था और उसमें सूजन हो जाती थी जिससे उनको पेन होता था। तो ब्लीडिंग गम्स एंड स्वेलन। ड्यूरिंग ए voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms। अब 1746 की एक यात्रा के बात कर रहे हैं कि उस लंबी यात्रा के दौरान जो स्कॉटलैंड के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था, डॉक्टर थे जिनका नाम था जेम्स लिंड, उन्होंने देखा कि जिस भी सेलर ने नींबू और संतरे को खाया है वे इस रोग से मुक्त हो गए, मतलब वे इससे रिकवर्ड हो गए इन सिम्टम्स से। तो ब्लीडिंग गम और स्वेलन से। ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स आर सिम्टम ऑफ ए डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। तो ये जो आपके मसूड़ों में खून आ रहा है या सूजन है, ये किसके लक्षण है? स्कर्वी रोग के, स्कर्वी डिजीज के लक्षण है, सिम्टम है। तो आपको एक डिजीज का पता चल गया कि आपके अगर मसूड़ों में स्वेलिंग है और ब्लड आता है तो वो कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी डिजीज होती है, उसमें उसको बोलते हैं। तो व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1। अब इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? व्हाट क्योर स्कर्वी, तो स्कर्वी को क्या ठीक करता है? लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। देखिए जो लेमन है और ऑरेंज है वो स्कर्वी रोग को क्योर करने में मदद करते हैं। तो स्कर्वी इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। देखिए लेमन होता है और जो ऑरेंज होता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लेमन या ऑरेंज खा रहे हो तो आपको स्कर्वी रोग नहीं होगा। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो गई है जिसके कारण स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी प्रेजेंट इन साइट्रस फूड्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग दिस डिजीज। तो जो विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है साइट्रस फूड में, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और जो कि अब उसमें विटामिन सी है तो वो इस डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। तो आप समझ गए कि कैसे जिन्होंने लेमन और ऑरेंज खाए थे वो फास्ट रिकवर हो गए या उनमें ये सिम्टम आए ही नहीं स्कर्वी के, जो उसको लेमन को मतलब विटामिन सी रिच फूड को खा रहे थे उस टाइम पे। तो इससे आपको पता चला होगा कि कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में कम होता है तो उससे कोई ना कोई हमें बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए राइट अमाउंट में न्यूट्रिशन आपके उसमें फूड में ज़रूरी है ताकि आप बीमार ना हो। अब देखिए एक और केस पढ़ते हैं इसी तरह का। इन द 1960s इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालयन रीजन एंड नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रिवलेंट। तो देखिए जो 1960 के दशक में 1960s में जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या पाया कि जो हिमालयन रीजन में और नदर्न प्लेन्स में लोग रहते हैं उनके गर्दन का जो आगे का भाग है, देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह, वो क्या हो गया? सूजे हुए के लक्षण दिखने लगे। एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से, मानदंडों के हिसाब से जो नॉर्मल नमक है, नॉर्मल सॉल्ट है, उसमें आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, यानी कि उसमें आयोडीन की मात्रा बढ़ाई गई। तो जिसे क्या बोला गया? आयोडाइज्ड साल्ट। आपने पढ़ा होगा, साल्ट पे लिखा रहता है
जो आप घर में यूज करते होंगे, आयोडाइज्ड सॉल्ट, सभी सॉल्ट पे लिखा रहता है। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम्स। अब जैसे ही लोगों ने, जिन जिन लोगों ने आयोडाइज्ड सॉल्ट खाया, ये ऊपर वाले लक्षण उनमें कम हो गए, ये सिम्टम्स। दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू ए डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन in the soil of this region, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply। तो अब ये दिक्कत हुई क्यों थी वहाँ के लोगों को कि जो हिमालयन रीजन या नदर्न प्लेन्स का एरिया है, रीजन है, उसमें सोयल में आयोडीन की कमी है, जिसकी वजह से जो वहाँ की उपज होती है, फसल होती है, उनमें भी आयोडीन की मात्रा कम रहती है लोकल फूड्स में वहाँ के, और वाटर में भी आयोडीन की मात्रा कम है। तो इस वजह से सारे सिम्टम्स वहाँ पे लोगों को हो रहे थे। तो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक इज ए सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर। तो अब जो ये लोगों को आगे गर्दन में, आगे के पार्ट में स्वेलिंग आ जा रही थी, ये किस कारण से हो रही थी? एक रोग है जिसका नाम है, एक डिजीज है जिसका नाम है गोइटर, गोइटर के कारण, जिसको बोलते हैं घेंगा रोग हिंदी में। तो आपको समझ में आ गया, ये आयोडीन कम मिलने की वजह से उनमें गोइटर हो जा रहा था, घेंगा रोग हो जा रहा था, गोइटर डिजीज। तो जो आयोडीन की प्रचुर मात्रा लेने से ठीक हो जा रहा है अब। तो इसीलिए जो नमक हम खाते हैं वो आयोडाइड सॉल्ट होता है। आप अपने घर में इसको देख भी सकते हैं कि नमक के रेपर पे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2। अब आप इसने केस 2 से क्या निष्कर्ष निकाला? You may have learnt about iodized salt through newspapers, advertisement और by reading about it on a salt packet। जैसा कि मैंने कहा कि आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में या तो कई समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, या विज्ञापनों में पढ़ा होगा, आर्टिकल्स में, या फिर नमक के पैकेट पर भी आपने देखा होगा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? Iodized salt is simply common salt with mixed with required quantities of salts of iodine। देखिए, अब जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो भी क्या है, एक कॉमन सॉल्ट ही है, बट उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में क्या मिला दिया? आयोडीन सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, जिससे कि वो आयोडीन से भरपूर हो गया। तो सॉल्ट फार्मिंग इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी नेम अग्रियाज। तो नमक की जो खेती है, साल्ट जो फार्मिंग है, वो एक पारंपरिक प्रथा है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है हमारे यहाँ की, एक ट्राइबल मतलब जनजातीय समुदाय का, जिसका नाम है आगरिया। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो वे कहाँ पे करते हैं नमक की खेती? कच्छ के छोटे रन में, लिटिल रन ऑफ कच्छ, और गुजरात के दूसरे पार्ट्स में। For 8 months they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from sea water। तो वो क्या करते हैं? नमक की खेती के लिए 8 महीने तक, इसको भी, ये भी डेजर्ट ही है, तो रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, ठीक है, ये नमक की खेती करने के लिए। तब वो उनको नमक से पानी प्राप्त होता है कड़ी मेहनत के बाद में, ठीक है। तो देखो कि नमक को बनाने के लिए ये लोग कितनी मेहनत करते हैं धूप में, गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में। तो देखिए, हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। तो हमारे शरीर को वेरियस और अलग अलग तरह की डिजीज से बचाने वाले और दूसरे खाद्य घटक, फूड कंपोनेंट के बारे में अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करोगे? तो इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 3.4, लेट अस कंडक्ट ए सर्वे। आइए एक सर्वे करें, सर्वेक्षण करें। स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेस ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स। तो जो जितने भी आपके फूड कंपोनेंट हैं उनमें इसके विभिन्न खाद्य घटकों के, उनके फूड कंपोनेंट के सोर्सेस और वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या काम है, उसको पता लगाने के लिए नीचे एक आपको चार्ट दिया गया है 3.5 फिगर। फाइंड आउट मोर सोर्सेस ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आप वाइटामिन्स और मिनरल्स के और अलग सोर्सेस का भी पता लगाइए।
ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कोज बाई द लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स। और उसके साथ ही इन फूड कंपोनेंट्स की कमी से होने वाले जो रोग हैं, डिजीज हैं, उनके लक्षणों को भी समझिए कि भाई किस फूड कंपोनेंट की कमी से कौन सी डिजीज होती है। विजिट योर नाइबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शो द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। एन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड कैन बी टेकन बाय द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर। अब देखिए, आप अपने पड़ोस में जाइए, आसपास में जाके पता लगाइए कि जो आपने ये लिस्ट तैयार की है, इस लिस्ट में से कोई भी लक्षण किसी इंसान में क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, इन डिजीज़ के कोई भी सिम्टम्स। तो ये आपको एक्टिविटी अकेले नहीं करनी है, इसके लिए आपको अपने टीचर का गाइडेंस ज़रूरी है। अगर आपके टीचर इसको कराते हैं तो वेल एंड गुड, उनके साथ में जाके आप इसको ज़रूर कंडक्ट कीजिए। बट बिफोर दिस आपको फिगर 3.5 को कंप्लीट करना पड़ेगा। Now correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency disease or disorders। अब जो आपने ये लक्षण हैं उनको खाने के साथ में उसको संबंधित कीजिए, आप जोड़िए कि जो पोषण की कमी होने के कारण ये रोग या विकार हुए हैं उनकी पहचान करिए। आपके किस चीज़ की कमी रह गई, विटामिन की या प्रोटीन की, किस चीज़ की कमी रही जिसके कारण इनमें ये रोग हुए, डिजीज हुई है, डिसऑर्डर हुए हैं। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व एंड चेंजेज रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। अब उनकी डाइट में जो उनको सुधार करना है, देखिए सबसे पहले उसका उनमें इस बीमारी का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो बताना है। संभावित कारण कि भाई इस चीज़ की कमी से आप में ये दिक्कत हुई है और इसको सुधारने के लिए आपको अपने खाने में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है वो उनको बतानी है। सजेस्ट देम टू विजिट ए डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। और आपको उन्हें सजेस्ट करना है कि आप और ज़्यादा परामर्श के लिए डॉक्टर के पास जाइए, कि डॉक्टर आपको और अच्छे से बता पाएगा कि आपको क्या दिक्कत है। तो देखिए, ये है आपकी वो टेबल 3.5 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको केवल इस क्लास में या आपको एग्ज़ाम देने के लिए लर्न नहीं करना है, थ्रू आउट द लाइफ ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती ही है। क्योंकि क्लास 6 जो है वो आपका बेसिक्स को बिल्डअप करता है, आपकी नींव बनाता है। तो नींव में आपके क्या है, अच्छी सॉलिड चीज़ें होंगी तो आपकी नींव ज़्यादा मजबूत रहेगी, ऊपर आप बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना सकते हैं। तो उसी तरह ये आपका फाउंडेशन है क्लास 6। तो इसलिए आपको हर चीज़ें बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से, लाइन बाय लाइन समझ के पढ़नी है। अदरवाइज मैं इस चैप्टर को बहुत जल्दी भी ख़त्म कर देता। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ हर एक चीज़ आपको, वो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए, आपका बेस फाउंडेशन तैयार हो जिससे। तो ये है वो फूड कंपोनेंट्स, ठीक है, और या विटामिन मिनरल्स कि जो होते हैं फूड में कंपोनेंट, ये उनके फंक्शंस हैं, ये उनके सोर्सेस हैं, और ये उनके डिफिशिएंसी से होने वाले डिजीज या डिसऑर्डर हैं, और ये हैं उनके सिम्टम्स कि अगर कोई डिजीज या डिसऑर्डर हुआ है तो उसका सिम्टम क्या क्या है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए का पहले तो फंक्शन पढ़ेंगे। फूड में विटामिन ए होता है, उससे कीप आइज एंड स्किन हेल्दी, ये हमारी आइज और स्किन को हेल्दी रखता है। सम सोर्सेज क्या क्या हैं इसके, पपाया में विटामिन ई होता है, कैरेट में होता है, मैंगो में होता है और मिल्क में होता है। अब इसकी कमी से क्या होता है, डिफिशियंसी से आपका विजन लॉस होता है, मतलब आंखें कमज़ोर होती हैं। तो सेम सिम्टम्स रहेंगे, जब आपकी आंखें कमज़ोर होंगी तो आपको पुअर विजन होगा, लॉस ऑफ विजन होगा, इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रात में आपको अंधे की तरह हो जाओगे आप। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है कि पूरी तरह से अंधे हो सकते हैं लोग जो इसको इग्नोर करेंगे कि विटामिन ए बहुत लंबे समय तक खाने में कम खाते रहें। तो आपको इसलिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो सोर्सेस पे देना है कि किसी भी विटामिन की सोर्स क्या है, क्या आप अपने खाने में उन सोर्सेस को ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B1। तो ये क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, आपकी बॉडी को बहुत सारे फंक्शन करने के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि आपका हार्ट हेल्दी रख रहा है और आपकी बॉडी को बहुत सारे फंक्शन करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। अब इसके सोर्स क्या हैं, लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे इसके क्या है,
सोर्स हैं जिनको खाने से आपको विटामिन बी मिलता है। अब इसकी कमी से डिजीज क्या होती है, वो होती है बेरी बेरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज होती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है। तो इसमें होता क्या है, बेरी बेरी में स्वेलिंग आ जाती है, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स। जो आपके हाथ हैं और पैर हैं उनमें क्या हो जाएगा, जलन होगी, झंझनाहट होगी, सूजन हो जाएगी, और फर्दर ट्रबल इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, कठिनाई होगी, आपको सांस बड़ा खिंच खिंच के आएगा। तो ये सारे बेरी बेरी के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। देखिए, विटामिन सी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में मदद करता है। किस किस में होता है, जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, आंवला हो गया, गवावा हो गया, ग्रीन चिली हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इससे कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी होती है, जिससे ब्लीडिंग गम्स होते हैं और स्वेलिंग होती है उनमें, या घाव हो जाते हैं। और जो आपके वाउंड होते हैं, घाव हो जाते हैं, उनकी हीलिंग मतलब उनका ठीक होना स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है इसकी कमी से। अब आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी क्या करता है हमारी बॉडी में, हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। देखिए, ये आपकी बॉडी में क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है किसी भी चीज़ से, आइदर वो सनलाइट हो या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हो या एग हो, जिनमें भी ये होता है, तो ये क्या करता है, उसको आपकी उससे आपकी हड्डियाँ और आपके टीथ भी आपके हड्डियाँ ही हैं ना, बोन्स ही हैं, इनको मजबूत करता है कैल्शियम। एक्सपोजर टू सनलाइट, जैसे कि धूप में है, धूप में होता है, मिल्क में होता है, बटर में होता है, फिश में होता है, एग्स में होता है विटामिन डी। इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, आपकी सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, अब ये पूरा हड्डी से रिलेटेड है, बोन से, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन डी की, तो आपकी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट होने लगती हैं, मुड़ जाती हैं, धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम क्या करता है आपकी, की बोन्स एंड टीथ्स हेल्दी, आपकी हड्डियों को और दांतों को स्वस्थ रखता है। विटामिन डी देखो दोनों में डिफरेंस है। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और ये क्या करता है, कैल्शियम आपकी बॉडी को, बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखता है। तो मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर, ये सब चीज़ें वही हैं लगभग जो कैल्शियम, जिनमें कैल्शियम होता है। तो बोन एंड टीथ डिके, इससे हो क्या जाता है, आपका बोन का और टीथ मतलब दांतों का, डिके मतलब टूटना शुरू हो जाती हैं, तो वीक बोन्स हो जाती हैं और आपका टूथ डिके होता है। इससे आपकी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और दांत दांत टूट टूट के गिरने लगते हैं, थोड़े 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 थोड़े। चलिए अब बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ये आपकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करता है। तो इससे क्या, ये सीवीड में होता है, वाटर चेस्टनट में होता है, जिसको सिंघाड़ा कहते हैं। सिंघाड़ा आप सभी ने खाया होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, सिंघाड़ा नहीं तो देखना आप, अभी सिंघाड़े का ही सीज़न है, अभी 10-15 दिन में सिंघाड़ा मार्केट में आने लग जाएगा। और ये आयोडाइड सोल्ट में होता है। इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, आपको गोइटर होती है, जो आपने पढ़ा है, उससे आपके गम्स में, सॉरी, आपकी नेक में स्वेलिंग आ जाएगी, फ्रंट नेक में, जैसा कि दिखाया गया था गोइटर में, आपका गला सूज जाएगा। अब बात करते हैं आयरन की, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आयरन क्या होता है, लौह तत्व, हमारे ब्लड का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये किस किस में होता है आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें होता है, बीटरूट आपने खाई होगी लाल लाल, उसमें होता है, पोमीग्रेनेट अनार में होता है। इसकी कमी से क्या होता है, डिजीज एनीमिया हो जाता है, तो जिससे कि आपको वीकनेस फील होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस लेने में दिक्कत होती है इसकी कमी से आपको। तो ये पूरा चार्ट है जो कि विटामिन्स और मिनरल्स, उनके फंक्शन, उनके सोर्स, उनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज और डिसऑर्डर और उनके सिम्टम्स के बारे में बताता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपकी इस एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आएंगे और आगे फ्यूचर में भी इससे आते रहेंगे। तो इसको आप पूरा अच्छी तरह घोट घोट के पी लेना। फ्रॉम फिगर 3.5
You have learned that vitamin A, B1, C, and D, and minerals, calcium, iodine, iron are two group of food component that protect our body from various disease. तो अभी क्या बता रहा है कि जो आपने ऊपर 3.5 में सीखा है कि जो विटामिन होते हैं ए, B1, C और D, और जो मिनरल्स होते हैं खनिज, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये आपके खाने के दो मेन कंपोनेंट हैं, दो मेन कंपोनेंट ग्रुप हैं जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट जो वेरियस डिजीज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिजीज डिफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर्स. ओवरकम मतलब कम कर सकते हैं इसको. तो हम विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण होने वाले अपने जो भी डिजीज होती हैं या रोग होते हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं. तो ये देखिए दिखाए गए हैं आपको. ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं, ये विटामिन B1 के सोर्सेज हैं, और ये आपके विटामिन सी के सोर्सेज हैं, और ये आपके विटामिन डी के सोर्सेज हैं. बड़े अच्छे से आपको दिखाए गए हैं. इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और आपको अपने खाने में जो भी आप इनमें से खाते हैं उसको अच्छे से खाना है ताकि आपकी बॉडी को सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहें, और दूसरों को भी ये सजेस्ट करना है आपको. अब देखिए, फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी. ये बहुत बड़ा सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, फिर बाद में एक बार इसको पूरे के आपको मीनिंग में समझाऊंगा. तो जो हमारे फूड कंपोनेंट हैं वो हमें एनर्जी देते हैं. सपोर्ट ग्रोथ, वो हमारे शरीर में जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में. और हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़. और ये हमारी बॉडी को किसी भी रोग से ठीक होने में मदद करते हैं और उससे सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, पहले से प्रोटेक्ट भी करते हैं. एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और ये हमारे शरीर की अलग अलग क्रियाओं को मेंटेन करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको हम. तो पूरा एक बार में बताता हूँ मैं. इसका मतलब हुआ कि जो फूड कंपोनेंट हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं और उसको रिपेयर करने में, ठीक करने में हेल्प करते हैं. और हमारी डिफरेंट जो ये बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉडी फंक्शंस हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको अच्छे से फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं. तो वे क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, यानी कि पोषक तत्व जो ये सब काम करते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो जो हमारे फूड के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वे कौन कौन से हैं? वे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं. तो विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. तो देखिए सब चीज़ें न्यूट्रिएंट्स के अंडर में आ गई, कार्बोहाइड्रेट से लेके सारे. अब इसमें भी जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वे क्या हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं. मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज़ से और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. तो वही है, दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी. तो ये हमारी बॉडी को किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज से, और हमें हेल्दी रखते हैं. तो इसलिए इनको क्या बोला गया? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोला गया, विटामिन एंड मिनरल्स को. योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली. तो आप सभी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको अक्सर ये एडवाइज किया होगा कि आप अपने खाने में क्या क्या खाओ. दूध, नियमित रूप से दूध पियो डेली, हरी पत्तियों वाले साग खाओ, फल खाओ, साबुत अनाज खाओ. ये आपको अक्सर आपके माता पिता सभी के बोलते रहते होंगे, सलाह देते रहते होंगे. दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. तो ये जो फूड आइटम है वो क्या है? विटामिन्स के कुछ सोर्स हैं. एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज हैं. इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल होता है, इसलिए वो आपको ये खाने की सलाह देते हैं. ऑल्दो, यद्यपि, vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. देखिए, आपकी बॉडी को जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनकी बहुत कम मात्रा चाहिए होती है, बहुत थोड़ी,
मतलब बिल्कुल एकदम जरा सी अमाउंट चाहिए होती है, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। चाहिए तो बहुत स्मॉल अमाउंट में, बट ज़रूर चाहिए। What differences do you observe in raw and cooked vegetables? अब आप कच्ची और जो पकी हुई सब्जी है उसमें क्या अंतर देखते हैं? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हम सब्जी को पकाते हैं तो पकाने से क्या हो जाता है, उसका जो कलर होता है, चटक कलर, जैसे टमाटर है, वो अपना रंग खो देती हैं और नरम हो जाती हैं, कुरकुरी हो जाती है ना ऐसी। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। अब देखिए, खाना आपका बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा हीट पे पकता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हीट होने की वजह से उसमें कुछ विटामिन जैसे कि सी, ठीक है, या कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म, लॉस्ट हो जाते हैं पकाने के टाइम में। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट? तो क्या हमें कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खाना ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी, बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम क्यों उसको गर्म करके उसके जो विटामिन है या न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं? तो वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। जैसे हम सब्जियों को छीलते हैं, फलों को छीलते हैं या धोते हैं, उससे भी उनके कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। हाउएवर, फिर भी it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption। तब भी, उसके बावजूद भी सबको ये सलाह दी जाती है कि आप जब भी फल या सब्जी खाएं तो उसको जरूर धोएं, अवश्य धोएं। देखिए, अब पढ़ते हैं, डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या हम सभी अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स या एनिमल्स से लेते हैं? मेडू बोलती है, नो। न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। जैसे कि नमक है, वो हम कहाँ से लेते हैं? पानी से या चट्टानों से ले सकते हैं। आल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस बाई आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। और इसके अलावा जो विटामिन डी होता है वो भी हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है जब हम सनलाइट में रहते हैं। तो इसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? जो हमारी डाइट के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो फल और ये वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है? डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर आर बेनिफिशियल फॉर अस। अब देखते हैं कि डाइटरी फाइबर हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं। इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी को क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। देखिए, डाइटरी फाइबर को रफेज बोलते हैं और ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाउएवर, दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। तब भी ये हमारे जो खाना है उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है, बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, पार्ट है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल। तो ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? देखिए, ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो खाना खाया वो सारा आपको डाइजेस्ट ही हो जाए, तो उसमें से कुछ अनडाइजेस्टेड भी रह जाता है, तो उसको ये स्टूल के रास्ते से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं। क्योंकि वो जो आपकी बॉडी ने कंज्यूम नहीं किया, फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, वो आपके लिए अब बेकार हो गया, तो उसको बाहर निकालना है। तो ये डाइटरी फाइबर उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। रफेज इन आवर बॉडी इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। तो जो ये रफेज हैं, डाइटरी फाइबर हैं, ये हमारे
फूड में कहाँ से आते हैं? सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ने से पहले इसका पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। माई ग्रैंड माँ हैज डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल। तो मेरी दादी माँ को स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। नव आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज़ हाई इन फाइबर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि डॉक्टर उनको ये सलाह क्यों देते हैं कि आपको वे खाने खाने चाहिए जिसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो चलिए अब पढ़ते हैं मेन में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। तो देखिए रफेज के कौन कौन से मेन सोर्स हैं? जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल हैं, फ्रेश फ्रूट हैं, होल ग्रेन्स हैं, साबुत अनाज, मोटा अनाज, और पल्सेस हैं, और नट्स मेवे हैं। ये अच्छे सोर्स हैं रफेज के। तो ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet। तो देखिए इसमें बताया गया है कि आपको जो खाना खाना चाहिए वो जो आपके लोकली अवेलेबल हो, आपके लोकल स्थानीय स्तर पर उगाया गया हो और प्लांट से मिलने वाला हो। ठीक है, उसको आपको खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है और हमारा प्लेनेट है, उसके लिए भी अच्छा है। नाउ वाटर इज आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट। तो पानी भी हमारे भोजन का एक एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये क्या मदद करता है? हमारी बॉडी को फूड से, जो हमने खाना खाया उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वीट एंड यूरिन। और हमारी बॉडी से जो वेस्ट उसमें से बचा है उसको पसीने और यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। तो अपने खुद को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए, बहुत मात्रा में, सफिशिएंट वाटर। ठीक है, तो जो एक बड़ा आदमी होता है, वयस्क आदमी, मोर देन 18 ईयर्स, उसको दिन में कम से कम 2 लीटर पानी यानी कि 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं उनको दिन में कम से कम 4 से 6 गिलास पानी पीना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी बॉडी के लिए जो ये बताया गया है कि सफिशिएंट वाटर वो ऑलमोस्ट कितना होता है। एक बार में नहीं, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पियो। तो व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी? लिस्ट ए फ्यू ऑफ देम। अब वे कौन कौन से फूड हैं, फूड के सोर्स हैं जो हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो उनमें से कुछ की आप लिस्ट बनाइए। देखिए चैप्टर बहुत लंबा है, अभी लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आपको आगे का पढ़ने के लिए मिलेगा, ऐसे ही लाइन बाय लाइन अच्छे से। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। और मैं फिर कहता हूँ आपको कहीं ढूंढनी ना पड़े अननेसेसरी, एक जगह ही आपको पूरी वीडियो मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये केवल आपकी 6th क्लास के लिए नहीं है, मैं ऐसे ही हर सब्जेक्ट वाइज क्लास 7th और क्लास 8 की वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको इस साल ही नहीं, ये अगले 2 साल के लिए भी हेल्प करेंगे। और फर्दर जब तक आप 9th क्लास या 10th क्लास में जाओगे तब तक आपको 9th और 10th की भी वीडियो मिलने लग जाएंगी। ये आपका एक ही प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहाँ पे आपकी ऑल सब्जेक्ट्स की कंप्लीट स्टडी आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।